लखनऊ में एक विदेशी युवती की मौत का मामला सुर्खियों में है। बताया जा रहा है ये विदेशी युवती 28 अप्रैल को लखनऊ आई थी। इस दौरान युवती की तबीयत बिगड़ी, जिसे 28 से 29 अप्रैल की रात अस्पताल भर्ती कराया गया। इस दौरान युवती का कोरोना टेस्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। युवती का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता जाता है। 3 मई को उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद लखनऊ प्रशासन और पुलिस इस बारे में थाई एम्बेसी से संपर्क करती है। शव का अंतिम संस्कार करवाया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस महामारी के दौरान युवती भारत पहुंची कैसे। कुछ बंद चल रहा है, ऐसे में थाईलैंड की एक युवती लखनऊ आती है और लोहिया अस्पताल में संक्रमण से दम तोड़ देती है। युवती के अंतिम संस्कार में मदद के लिए रायपुर के एक बिल्डर राकेश शर्मा की कॉल आने पर यहां का एक युवक सलमान सामने आता है। सलमान थाई युवती और उसके परिवार वालों से संपर्क करके पुलिस की मदद से उसके शव का क्रियाक्रम कराता है। इस घटनाक्रम के 4 दिन बाद चौंकाने वाली नई जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि युवती को राजधानी के बड़े बिल्डर के बेटे ने मौज मस्ती के लिए बुलाया था। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इस रहस्यमय हो चुके मामले में पुलिस के अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए इसी खबर पर रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी मौजूदा हालात में ये जांच कहां तक पहुंची है, ये पूरा मामला पुलिसिया विभाग की ओर से कहां तक पहुंच पाया है। विवेक जी, इसने लता देखिए, मामला चूंकि हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है। एक बड़े नेता जो शहर के बड़े नेता हैं और एक बड़े बिल्डर भी हैं, वो कई विभिन्न पार्टियों में रहे हैं, उनका एक रसूख है शहर में और उनके बेटे से जुड़ा मामला है। इसलिए पुलिस इस मामले में अभी कोई हाथ डालने से बच रही है। किसी भी तरह की जांच अभी शुरू नहीं हुई है। जैसा कि मेरे कुछ पुलिस अफसरों से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि युवती के बारे में, युवती यहाँ पर कैसे आई उसको लेकर कोई भी सवाल नहीं है। किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। उसकी मौत के बाद किसी ने शिकायत नहीं की है कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, वो किसके पास आई थी। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि अगर कोई शिकायत मिलती है इस मामले में, कोई संदिग्ध बात सामने आती है, तभी वो कार्रवाई करेगी और जब तक शिकायत नहीं मिलती है तब तक वो कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन इसके पीछे कौन? जो माना जा रहा है वो ये है कि जो बड़े बिल्डर हैं और जो, जी बिल्कुल इसने लता, आप सही कह रही है, शिकायत करने वाला कोई नहीं है। युवती का जो परिवार के लोग हैं वो थाईलैंड में ही हैं और यहाँ पर जो उसका स्थानीय एक युवक से संबंध हुआ, जो मुलाकात थी, वो सलमान नाम का युवक है और उसका ये भी कहना है कि वो युवती को सीधे नहीं जानता है। रायपुर के एक बिल्डर राकेश शर्मा का उसके पास फ़ोन आया था। उनका कहना यह था कि युवती की तबीयत खराब है और वो लोहिया अस्पताल में जाकर उसकी मदद करे, तो वो सिर्फ उसकी मदद और ट्रीटमेंट की सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर रहा था। चूंकि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक परिचायक की ज़रूरत है और तमाम डॉक्यूमेंट में साइन करने होते हैं, कागजातों में हस्ताक्षर करने होते हैं, इसलिए वो सिर्फ मदद करने गया था। बाकी उसको भी युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो यहाँ कैसे पहुँची, किसके कहने पर आई थी। चूँकि देखिए लॉकडाउन, जो आंशिक लॉकडाउन है, उसकी वजह से सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल बंद हैं। कहीं पर भी कोई आना जाना प्रतिबंधित है, किसी का बाहर से आने पर भी प्रतिबंध है और अगर कोई विदेश से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी जांच होती है। लेकिन युवती आई और यहाँ पर रुकी रही, किसी को पता भी नहीं चला। ये बड़ा सवाल है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे मामले को दबाने में जुटे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो बड़े नेता हैं, बड़े बिल्डर हैं, उनका कोई दबाव हो, चूँकि उनके अक्सर सोशल मीडिया पे फ़ोटो और बड़े बड़े नेताओं के साथ जो वीडियो है वो वायरल होते रहते हैं। तो पुलिस कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दबाव में इस पूरे मामले की छानबीन नहीं कर रही है। ये कोई बड़ा मामला भी हो सकता है, विदेशी नागरिक का मामला है, उसकी मौत से जुड़ा मामला है, साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रसार का भी मामला है। अगर युवती कोरोना संक्रमित थी तो ये तय है कि उसके जो संपर्क में आए होंगे, जो 1 घंटे या 2 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी देर वो लखनऊ में लोगों से मिली जुली है, उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी संक्रमण हुआ होगा। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी पुलिस नहीं कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जो बेहद चिंता का विषय है। साफ तौर पे रसूख का मामला है विवेक। यहाँ पर सिंगर थी, वो भी आई थी।
यहाँ पर रसूख का मामला है। चीजें और जांच कहाँ तक पहुंचेंगी और होंगी तो वो खुल के सामने आएंगी कि नहीं आएंगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये खबर है दर्शकों तक हमने पहुंचाई। आपका शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। यूपी में शराब की दुकानें खोलने की मांग है। शराब कारोबारियों ने सीएम योगी को खत लिखा है। कोविड कर्फ्यू में शराब की दुकानों को खोली जाए। पत्र में दावा है रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। शराब एसोसिएशन ने ये सीएम से अपील की है। कारोबारियों का कहना है कि रोजाना उनका नुकसान हो रहा है। कोविड कर्फ्यू में लिकर के लिए छूट दी जाए। 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस कोविड कर्फ्यू में हो रहा है। ऐसे में एक लेटर लिखा है। सीएम योगी स्वस्थ होने के बाद एक्शन मोड में हैं। लगातार जिलेवार निरीक्षण में जुटे हैं, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई। अब जाकर ये जारी है। कहां पहुंच रही है? गोरखपुर, क्योंकि मुरादाबाद बरेली के बाद सीएम वाराणसी में दिखे। डीआरडीओ के अस्पताल के इंतजामात देखे। अधिकारियों के साथ बैठक की। ताजा हालातों की जानकारी ली। अब अगला रुख अगली जगह गोरखपुर है। तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही सीएम बाहर निकले हैं और तमाम जगहों पर जाकर जिलेवार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो वो महसूस कर रहे हैं, जिन पर काम किया जा सकता है। और डीआरडीओ का ये अस्पताल है वाराणसी में, जिसमें 250 आईसीयू और 500 ऑक्सीजन बेड हैं। तो ताबड़तोड़ निरीक्षण में जुटे हैं सीएम। वाराणसी में डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण किया है और अब गोरखपुर में कोविड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। इंतजामात देखेंगे और कल सुबह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी बैठक है। और कल गोरखपुर के बाद अयोध्या भी जाएंगे सीएम। अयोध्या में कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि मुरादाबाद बरेली का दौरा कर चुके हैं। लगातार जिलेवार निरीक्षण पर हैं सीएम और अब उनको गोरखपुर पहुंचना है। वो आज शाम कोविड कमांड सेंटर देखेंगे, रात में गोरखनाथ मंदिर रुकेंगे और कल सुबह बीआरडी में बड़ी बैठक। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का निरीक्षण देखने को मिला है, जहां शाहजहांपुर जाकर मेडिकल कॉलेज में इंतजामात देखे। कोविड सेंटर भी गए सुरेश खन्ना। कोरोना मरीजों से चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बातचीत की और लगातार काम कर रहे हैं। रिकवरी रेट बढ़ी है, ये कहते नजर आए सुरेश खन्ना। शाहजहांपुर जाकर मेडिकल कॉलेज के इंतजामात देखे। कोविड कमांड सेंटर पहुंचे। अधिकारियों से बातचीत की। जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की। आगरा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। गांव देहात में कोरोना से हाहाकार है। आगरा, बमरौली, कटरा, कुडोल गांव का बुरा हाल है। आगरा, बमरौली, कटरा गांव में 50 मौतों का दावा किया जा रहा है। कुंडोल गांव में 15 दिन में 30 मौत की खबर आई है। आगरा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के पुख्ता इंतजाम नहीं है। ना सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, ना ही कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। बरौली के आहिर ब्लॉक के बमरौला, कटरा, कुंडोल गांव का मामला बताया जा रहा है। 15 दिन में 30 मौतें की खबर आ चुकी है यहां पर। तो जिसका डर था वही हुआ। कोरोना का कहर अब गांव-गांव देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौत की खबरें आ रही हैं। कोरोना गांव तक पांव पसार चुका है। बमरौला, कटरा, कुंडोल गांव का बुरा हाल है। अभी भी परिस्थिति पर नजर डालनी होगी। पता लगाना होगा कि कितने लोग और बीमार हैं, गंभीर बीमार कौन है, उनको अस्पताल पहुंचाना चुनौती है। क्योंकि इसी कुंडोल गांव में 15 दिन में 30 लोगों के मौत की भी खबर है। पुख्ता इंतजामात नहीं है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। लेकिन इसी बीच कोरोना संक्रमण के रफ्तार में कमी है, ये आंकड़े बताते हैं। 24 घंटे में 23,333 नए मरीज मिले हैं। यूपी में करीब 2,34,000 एक्टिव केसेस हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में 23,333 केसेस। संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी जा रही है।
जबकि पिछले 24 घंटे में 23,000 के करीब मामले सामने आए हैं। यूपी में अभी संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए यूपी सरकार ने कोविड कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया है। माना यह जा रहा है कि कर्फ्यू के चलते नए केस और एक्टिव केसेस में लगातार कमी आई है। जो आंकड़े हमने आपको अभी बताए, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड कर्फ्यू की देन है। इसे बरकरार रखने के लिए ही जरूरी है कि ये कर्फ्यू है कोरोना को लेकर, इसे आगे बढ़ा जाए। इसी को लेकर 17 तारीख तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी मियाद 10 मई तक थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जब संक्रमण बढ़ने लगा तो पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन किया और जब थोड़ा सुधार हुआ तो सरकार ने ये कदम उठाया कि कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लगाया जाए। इस कोरोना कर्फ्यू का सकारात्मक असर भी हुआ है, इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। दरअसल 30 अप्रैल से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में जो सक्रिय मामले थे उनमें 77,000 की कमी आई है और यही वजह बनी है कि अब इस कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामले 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आज उनकी संख्या घटकर 2,33,000 के आसपास ही रह गई है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे यूपी में 23,333 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में जो रिकवरी है वो 34,600 से ज़्यादा है। दरअसल जिस तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका भी ये असर माना जा रहा है। साथ ही साथ अब लोग भी कहीं ना कहीं जब घर से निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और भीड़ में जाने से हर कोई बच रहा है। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि पूरे प्रदेश में 17 मई तक अब ये कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और बीच में इसकी समीक्षा होगी। अगर बेहतर परिणाम सामने आते रहेंगे तो हो सकता है कि इसे और भी आगे कंटिन्यू किया जाए। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर मिल रही है, यूपी को 1.5 लाख और वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। यूपी को कोवैक्सीन की 1.5 लाख की डोज अब से कुछ ही देर में स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर ये डोज पहुंच जाएगी। भारत बायोटेक ने ये 1.5 लाख कोवैक्सीन की डोज भेजी है। कल सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज भेजी थी और अब कुल मिलाकर इन दोनों स्टॉक से आगामी वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ती देखी जा सकती है, रफ्तार ज्यादा देखी जाएगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। बरेली की खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सीएम योगी को खत लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी है बरेली में। स्वास्थ्य अधिकारियों की शिकायत भी है। कहते हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे हैं, मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा पा रहा है। निजी अस्पताल में कोविड अस्पताल बनाने की मांग की गई है। जिले के अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा बढ़ाई जाए और ये भी तब जब कल ही सीएम योगी बरेली के दौरे से होकर आए हैं और उसके दूसरे दिन ही मंत्री को यह खत लिखना पड़ रहा है। तो क्या जब सीएम दौरे पर थे तो वो तमाम तस्वीरें उनके सामने नहीं रखी गईं? क्या अधिकारियों ने ये सारी कमी उन तक नहीं पहुंचाई कि उनके जाने के बाद केंद्रीय मंत्री को लिखना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों को बेड में बदला जाए? मुरादाबाद से खबर मिल रही है, रेहड़ी पट्टी वाले छोटे दुकानदारों पर पुलिस की लाठियां बरसाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस फलों की दुकान लगाने वाले लोगों पर लाठियां बरसा रही है। सड़क पर फल बिखरे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि कोविड कर्फ्यू के बावजूद भी लोग दुकान लगा रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, तो फिर करे क्या? तो ये देखिए, सख्ती का असर क्या यहीं तक सीमित है? कोरोना का खौफ ऐसा है कि लोग शवों का अंतिम संस्कार करने से डर रहे हैं। हापुड़ में लोग शव को ई रिक्शा की छत पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर पहुंचे। परिवार वालों ने शव को कंधा नहीं दिया।
सिद्धार्थनगर में रिश्तेदार ने एक शख्स की मौत कोरोना से समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। कोरोना के खौफ की वजह से लाश को जेसीबी मशीन में रखकर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, मगर बाद में पता चला उसकी मौत सांस फूलने से हुई थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। डुमरियागंज का बताया जा रहा है। इन दिनों कोरोना का खौफ इस तरह से फैला है कि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। यूपी में अभी कई जगह पंचायत चुनाव को लेकर मतदान हो रहे हैं। मुरादाबाद में प्रत्याशियों की मौत के बाद अब 3 जगह दोबारा मतदान हो रहे हैं। वहीं उन्नाव में 11 प्रधान पदों के लिए 33 पोलिंग सेंटर पर वोट पड़ रहे हैं। उधर सीतापुर में ग्राम प्रधान के 9 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। कौशाम्बी में भी 5 मतदान केंद्र पर 5 ग्रामीण पंचायतों के लिए वोटिंग जारी है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। नोएडा में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तो खबर यह है कि मौसम ने करवट बदला है, जहां पर दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें कुछ इस तरीके से सामने आ रही है। देख सकते हैं कि बारिश है और बारिश के साथ ओलों ने भी दस्तक दी है। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर बदलते मौसम को देखा जा सकता है। तेज आंधी के साथ बारिश हुई है और ओले भी गिरे हैं। दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीरें आई। तो मॉनसून के आने से पहले ही आंधी बारिश तो मौसम ने किस तरह से करवट बदला है, ये जरा आप देखिए। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, मौसम ने और भी कई जगह करवट ली है। नोएडा के अलावा मऊ में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। आम की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, आम टूट कर गिरे हैं। वहीं संत कबीर नगर में आंधी के साथ बारिश हुई है। कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल भी उखड़ गए, कई इलाकों की बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। तो 3 तस्वीरें नोएडा, मऊ, संत कबीर नगर, जहां पर बारिश और ओलों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है।